हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज के इस सेशन में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का Q&A सेशन किया था और ऑफिशियली उस चैप्टर को खत्म कर दिया था। आज इस सेशन में हम लेक्चर 1 को देखेंगे और जो चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं वो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप इसे ज्वाइन कर जाइए। मैंने इस लेक्चर के सारे नोट्स और प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 तक सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं। मैंने वन शॉट और Q&A के नोट्स नहीं दिए हैं क्योंकि वन शॉट में वही सारी चीजें हैं जो मैंने लेक्चर 1 2 3 4 में पढ़ाई थी। क्योंकि मैंने लेक्चर 1 2 3 4 के नोट्स 1 बाय 1 आपको सारे के सारे PDF में प्रोवाइड कर दिए थे, इसलिए मैंने वन शॉट नोट्स अपलोड नहीं किए थे टेलीग्राम पर और Q&A का भी मैंने नहीं किया, पर देखते हैं अगर हो पाता है तो करेंगे। पर इस लेक्चर के सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी, टू कोर मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और नंबर 5 हम पढ़ेंगे assumptions ऑफ द लॉ। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास का पहला टॉपिक है यूटिलिटी और आज की क्लास एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होती है कि व्हाट इज यूटिलिटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे। The want satisfying power of one commodity is called utility। अब इसको एक एग्जांपल की मदद हेल्प से समझते हैं। मान लो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, यहाँ पे मान के चलो कि भूख आपकी वांट है और उसी वक्त मम्मी ने आपको एक रोटी दी। रोटी यहाँ पे कमोडिटी है, आपने रोटी खाया और आपकी भूख मिट गई। आपने उस कमोडिटी को कंज्यूम किया और आपकी भूख मिट गई। क्यों? क्योंकि उस रोटी के अंदर आपकी भूख को मिटाने की पावर थी, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन कमोडिटी, क्योंकि रोटी वहां पे कमोडिटी थी। तो इसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, that is why is a good demanded, the quality of a good due to which the good is demanded is called utility। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। समर्स के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि समर्स के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स की यूटिलिटी भी बढ़ जाती है। इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। समर्स के टाइम पे क्या होता है, समर्स के टाइम पे हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी कूल रहे और उसमें कॉटन क्लोथ्स हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कूल रहना हमारा वांट है समर्स के टाइम पे, तो इसीलिए और कॉटन क्लोथ्स उस वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। यानी कि कॉटन क्लोथ्स के अंदर वो पावर है कि वो अपने वांट को सेटिस्फाई कर दे। हमारे लिए कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि समर्स के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स की यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसी वजह से डिमांड भी बढ़ जाती है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है यूटिलिटी इज अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इसका भी एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए एक रोटी या दो रोटी खाने पर उसकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है, यूटिलिटी मिल जाती है। वहीं पे पर्सन बी को 3 से 4 रोटी लगता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने में और यूटिलिटी गेन करने में। प्लेस टू प्लेस, इसका भी एक एग्जांपल हम ले, आपने देखा होगा कि कोलकाता और महाराष्ट्र जैसे रीजन्स में जहाँ पे समर्स के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे एसी की यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। कंपेयर टू कश्मीर या हिली एरियाज में एसी यूटिलिटी 0 है। वहां पे रूम हीटर्स की यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पे उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। और वहीं पे रूम हीटर्स की यूटिलिटी यहाँ पे कोस्टल रीजन्स में बहुत 0 हो जाती है क्योंकि वहां पे उनकी जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं टाइम टू टाइम पे। मान लीजिए रेनी सीजन में एक छाते की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, पर वहीं पे विंटर्स या नॉर्मल डेज में उस छाते की यूटिलिटी 0 है। अब हम आते हैं हमारे क्लास के दूसरे टॉपिक पे जो कि है टू कोर मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोल देता हूँ कि जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं और उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट होता है यूटिल्स। तो आइए शुरू करते हैं। द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। आपने अभी एक एग्जांपल लेते हैं और इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने 4 रोटियां खाई और उस
एक एक इंडिविजुअल रोटी से जितनी भी आपको यूटिलिटी मिली उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। मान लीजिए पहली रोटी से आपको मिला 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, दूसरी रोटी से भी 2 मिला, तीसरी रोटी से भी 2 मिला। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी? 6 यूटिल्स। तो उसी को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। इंडिविजुअल कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शंस को ऐड कर देते हैं या यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं, तब हमें मिलती है टोटल यूटिलिटी। अब आते हैं मार्जिनल। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, TU इक्वल टू MU1 प्लस MU2, ऐसे कर करके MU3 MU4 करके हमें मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जैसे कि आप सबको पता है कि मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन। तो आइए इसकी डिफिनेशन को पढ़ते हैं और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको। The additional utility derived from consuming one more or additional unit of commodity is called marginal utility। मान लीजिए आपने 2 रोटी खाई थी, आपको 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली थी और उसके बाद आपने एक और रोटी एक्स्ट्रा खाई या कंज्यूम किया, उस एक्स्ट्रा रोटी से जितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिली उसी को हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। आइए इसके फॉर्मूले को देखते हैं। MU0 इक्वल टू TU0 माइनस TU1। आप एक बार इसके फॉर्मूले को देख लीजिएगा क्योंकि अगले स्लाइड में हम इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, पिछली स्लाइड का ही न्यूमेरिकल एग्जांपल है ये टेबल। यहाँ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पिछले वाले में अब तक हम रोटी का एग्जांपल लेते हुए आ रहे थे, यहाँ पे आइसक्रीम का एग्जांपल दिया है। एक बच्चा है मान लीजिए, उसने देखिए पहला यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम किया तो उसको 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ये मैं MU की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम TU पे भी आएंगे। तो एक बच्चा है जिसने आइसक्रीम कंज्यूम किया तो उसको 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा कंज्यूम किया तो 6 मिला, तीसरा कंज्यूम किया तो 4, चौथा तो सेकेंड, और 5th यूनिट कंज्यूम करते ही उसका 0 हो गया और 6th हो गया -2। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाली उसकी सेटिस्फैक्शन कमते जा रही है। अब देखिए पहले 8 था, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 2 हुआ और एक टाइम ऐसा आया जब वो 0 हो गया। इसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। और मतलब इस पॉइंट पे आके उसका पेट भर गया, यानी उसको जितनी सेटिस्फैक्शन मिल सकती थी उतनी मिल गई और उसने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो नेगेटिव में चली गई। अब देखिए यहां से हम TU कैसे निकालेंगे। पहले यूनिट पे तो सिर्फ 8 ही मिलेगा क्योंकि उसके पहले में कुछ नहीं था। अब देखिए सेकंड यूनिट में आप देखिए 8 के साथ आप अगर आप 6 को प्लस कर देंगे तो 14 आएगा। 6 के साथ उस 14 के साथ फिर से 4 प्लस करेंगे तो 18 आएगा। 18 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 20 आएगा। 20 के साथ 0 प्लस करेंगे तो 20 आएगा और उस 20 से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरह से हम TU और MU को कैलकुलेट करेंगे। Each MU where the extra satisfaction from one more unit TU at any unit equals to TU of the previous unit plus that unit of MU. Example, TU4 equal to TU3 plus MU4 equals to 18 plus 2 equals to 20. अगला पॉइंट अब देखिए, नोटिस MU keeps on falling while TU is rising। अगर आप देखिए जब TU बढ़ रहा है तब MU घट रहा है। मेन टर्निंग पॉइंट एट द 5th यूनिट MU is 0 and TU is the highest। अब ये कार्ड क्या कह रहे हैं मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि जब आपका MU 0 होगा मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तब आपका TU जो है टोटल यूटिलिटी वो अपने पीक पे होगा। इट विल बी ऑन इट्स मैक्सिमम पॉइंट। यही ये वाला कार्ड आपसे कहना चाह रहा है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक पिछली स्लाइड का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे व्हाइट लाइन TU को रिप्रेजेंट करती है और येलो लाइन MU को।
आप यहाँ पे राइट साइड में देख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है और हम अब उसको समझने वाले हैं। देखिए, MU इज डिमिनिशिंग एंड पॉजिटिव, मतलब MU जब घट रहा है तब TU जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 to 4 में। और रूल नंबर 2, MU जब 0 है तब TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं यूनिट नंबर 5 में। और MU इज नेगेटिव, जब MU 0 है तब TU तो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, पर इसका मतलब क्या है, उस कंज्यूमर का पेट भर चुका है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, पर इससे भी आगे अगर वो गया तो उससे उससे उस कमोडिटी को कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली जाएगी, और उसका एग्जांपल आप यूनिट नंबर 6 में देख सकते हैं। अब आते हैं TU और MU के डिफरेंस पे। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में काम आता है, और कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कुछ नहीं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, मतलब जितना भी स्लाइड पढ़ा, उसमें जो जो लिखा होता है उसका समरी है। TU क्या है? TU सम ऑफ द यूटिलिटी derived from all the unit consumed of a commodity. MU utility derived from consumption of additional unit. TU का फॉर्मूला क्या है? TU इक्वल टू समेशन ऑफ MU। MU का फॉर्मूला है MUN इक्वल टू MUN माइनस MUN minus 1. TU will never be 0 or negative in this range. TU कभी भी 0 नहीं होता है और ना ही नेगेटिव होगा। इस केस में एक्सेप्शंस होते हैं, पर वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। MU इज 0 और नेगेटिव, पर MU 0 हो सकता है। MU 0 होगा तभी तो TU मैक्सिमम होगा ना। हमने अभी पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा कि जब MU 0 होता है तब TU अपने मैक्सिमम पे होता है। increases as long as MU is positive but at a diminishing rate. TU तभी बढ़ेगा जब MU बढ़ेगा पर एक diminishing rate के साथ। Decreases commodity with every additional unit. MU घटता रहता है हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे, पर वहीं पे TU बढ़ता रहता है। TU is constant और maximum when MU is 0. जब MU 0 होता है तब TU constant भी हो सकता है या मैक्सिमम भी हो सकता है। जैसे पिछले वाले टेबल पे हमने देखा कि जब MU 0 था तब TU कितना अपने मैक्सिमम पे था 20। MU equals to 0 at the point of saturation, और MU तभी 0 होगा जब saturation होगा। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन में MU 0 हो जाता है। और आखिरी डिफरेंस है starts falling once MU is negative. TU तभी गिरना शुरू करेगा जब MU नेगेटिव होगा, जैसा कि हमने 6th यूनिट में देखा था। जैसे ही MU नेगेटिव हुआ, -2 में गया वो, तो TU 20 से घट के 18 हो गया ना। MU becomes negative, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। हम आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। बट हमने अभी तक जितना भी पढ़ा ना, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही पार्ट है। हमने अभी तक क्या किया, अच्छा वो सब छोड़िए। उससे पहले हमने एक एग्जांपल देखा था ना, राइट, आपको अगर याद हो तो, आइसक्रीम वाला, कि पहले यूनिट पे उसको 8 यूटिल्स का मिला, दूसरे यूनिट पे 6, तीसरे यूनिट पे 4, ऐसे करते करते वो 5th यूनिट पे 0 हो गया, फिर 6th यूनिट पे -2 हो गया। तो ये लॉ सीधा है कि बोलता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। अब इसको और थोड़ा इजी करने के लिए मैं आपको फिर से वही रोटी वाले एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, आपने 1 रोटी खाया, आपका पेट नहीं भरा, 2 रोटी खाए, ठीक है, तीसरी रोटी ठीक है, चौथी रोटी ठीक है, 5वीं रोटी भी ठीक है, आपने खा लिया, आपका पूरा पेट यहाँ तक भर गया, पर मम्मी ने आपको फिर से छठी रोटी दी, छठी रोटी दे दी और बोला बेटा खा लो खा लो। आपने बोला नहीं मैं नहीं खा पाऊंगा, पर फिर भी उन्होंने जोर जबरदस्ती करके आपको खिला दिया। तो क्या हुआ, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है, मतलब आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, पर आपने जैसे ही छठी रोटी कंज्यूम की, आपकी उल्टी हो गई, यानी कि आपकी आपकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो नेगेटिव में चली गई, आपको मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और आगे चल के सर एल्फ्रेड मार्शल ने इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो आइए इसके टेबल को देख लेते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यूनिट 1 को कंज्यूम किया तो 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड को कंज्यूम किया तो 6, थर्ड को कंज्यूम किया तो 4, फोर्थ को कंज्यूम किया तो 2,
यहाँ पे देखिए 5 जैसे ही 50 यूनिट कंज्यूम किया 0 हो गया, मतलब उसको वो इक्विलिब्रियम में आ गया। और उसने जैसे ही एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया 36 यूनिट कंज्यूम किया, तो उसको जो वो जो इक्विलिब्रियम में था, यानी उसको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो नेगेटिव में चला गया, -2 हो गया। अब आप इसके ग्राफ को भी देखिए, आप अगर इसके ग्राफ को देख पा रहे हैं तो देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि नेगेटिव में चला गया ना, क्योंकि -2 नेगेटिव में चला गया, इसलिए देखिए इसके जो ग्राफ है ये नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब आते हैं इसके इस लॉ के कुछ assumptions पे। नंबर 1, कंज्यूमर इज रैशनल। नंबर 2, लिमिटेड इनकम। नंबर 3, कांस्टेंट यूनिट साइज। नंबर 4, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अब इसको एक एक करके समझते हैं। रैशनल कंज्यूमर का मतलब है द कंज्यूमर बिहेव नॉर्मली, एम्स और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब कंज्यूमर जो है वो हमेशा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए एम करता है। नंबर 2, लिमिटेड इनकम, पर उस कंज्यूमर के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है स्पेंड करने के लिए। तीसरा, कांस्टेंट यूनिट साइज, और यूनिट का जो साइज और शेप है वो कांस्टेंट है। और चौथा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, मतलब वो एक के बाद एक खाए जा रहा है, मतलब कंजम्पशन के बीच में कोई गैप नहीं, मतलब उसने एक रोटी खाई उसके तुरंत बाद ही उसने दूसरी रोटी खाई। ऐसा नहीं कि वो एक रोटी खा रहा है उसके 10 मिनट बाद दूसरी रोटी खा रहा है, ऐसा नहीं, उसे लगातार खाना होगा, उसे लगातार कंजम्पशन करना पड़ेगा उस रोटी का या उस कम्युनिटी का। तो ये है कुछ एजम्पशंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, और इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, उसको जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।